Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the topic of biomechanics of arthroplasty. Means arthroplasty में biomechanics का क्या रोल है? First of all, we discuss the definition of arthroplasty. Arthroplasty is a operative treatment of orthopedic disorders. मतलब orthopedic disorders का operative treatment जो हम करते हैं उसको कहते हैं arthroplasty. Operative treatment से मतलब है कि हम उसमें for example osteoarthritis से अगर patients के knees काम करना छोड़ देते हैं और उसको हम अगर change करते हैं मींस आर्टिफिशियल प्लेसमेंट करते हैं नीज की या इसी तरह हिप की, तो डिसेबिलिटी कंडीशंस में भी ये हो सकता है। ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में भी ये ऑपरेटिव मतलब ट्रीटमेंट मेजर्स हैं आर्थ्रोप्लास्टी के। ठीक है, आर्थ्रोप्लास्टी इज द ऑपरेशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू मूवेबल जॉइंट। मींस एक जॉइंट जो खराब हो गया है, ठीक है, एक जॉइंट जो इंसान को चलने फिरने के काबिल नहीं रखता, कि फ्री मूवमेंट नहीं है पेशेंट्स में, तो उन पेशेंट्स को फिर हम एक न्यू जॉइंट लगाते हैं ताकि वो इंडिविजुअल मूवमेंट कर सकें। ठीक है, उनमें फ्री मूवमेंट हो सके। ठीक है, और पेन वैल्यू को कम करने के लिए। ठीक है, इंडिकेशन severe osteoarthritis of the hip and knee joint, एडवांस रोमेटाइड आर्थराइटिस। ये वो कंडीशंस हैं जिनमें हम ओस्टियोप्लास्टी की हमें जरूरत पड़ती है। मींस दोज आर द कंडीशंस इन विच वी यूज द ऑपरेटिव मेजर विच इज ओस्टियोप्लास्टी। सिवियर ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप एंड नी जॉइंट, एडवांस रोमेटाइड आर्थराइटिस इन डिसेबलिंग पेन। क्वेश्चन डिस्ट्रक्टिव ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस एंड अनयूनाइटेड फिमोरल नेक फ्रैक्चर। अगर फिमोरल नेक फ्रैक्चर हो जाता है, अनयूनाइटेड होता है, मींस उसकी पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको देंगे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसकी यूनियन अगर नहीं हुई, ठीक है, अनयूनियन रह गया है, अनयूनाइटेड रह गया है, तो फिर उसको हम चेंज करेंगे या तो एसिटिबुलम को या फिमोरल हेड को, और हो सकता है कि दोनों को भी चेंज किया जाए। ठीक है, बोथ को भी। अच्छा, कोरिलेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी में भी हम इवन ओस्टियोप्लास्टी करते हैं, स्पेशली हेलस वेल्गस। अगर हेलस वेल्गस हो जाता है, हेलस वेल्गस में क्या हो जाता है, नॉकनी हो जाते हैं। नॉकनी के लिए फिर क्योंकि बंदा जब नॉक नहीं होता है तो बंदा चल फिर नहीं सकता इजीली, अनकंफर्टेबल होता है, पेन भी इवन स्टार्ट हो जाता है, सोजिस स्टार्ट हो जाती है, मीन स्वेलिंग, तो फिर उसमें हम ओस्टियोप्लास्टी करते हैं। एवस्कुलर नेक्रोसिस, अगर वहां की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो उसके लिए भी हम ओस्टियोप्लास्टी। हिप डिस्प्लेजिया में, बोन ट्यूमर्स में, इंस्टेबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट, जॉइंट स्टिफनेस एंड एस्टिबुलर डिस्पेसिया में, फ्रोजन शोल्डर एंड लूज शोल्डर, इसमें हम फिर शोल्डर की ओस्टियोप्लास्टी करते हैं। फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स, इसमें भी हम करते हैं ओस्टियोप्लास्टी। फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब अगर एक पेशेंट है, उसका फ्रैक्चर हुआ है, उसको सबसे पहले तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस देंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे जो सबसे इजी ट्रीटमेंट होगा। मींस कंजर्वेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो कंजर्वेशन उसे देंगे। अगर उससे भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो फिर हम उसकी ओस्टियोप्लास्टी करेंगे। और जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, अगर जॉइंट डैमेज हो जाता है तो उसके रिकंस्ट्रक्शन में भी हम ओस्टियोप्लास्टी अप्लाई करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसके क्या क्या हैं? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसके दो तरह के होते हैं, रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं और फिर एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट तो वो हैं जो उससे बिल्कुल रिलेटेड हैं। ठीक है, कि मींस हमने ओस्टियोप्लास्टी की है तो ये सारी चीजें होनी ही होनी है। डायरेक्ट जो उस पे एक इफेक्ट होते हैं ओस्टियोप्लास्टी के बाद, डायरेक्ट जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आती हैं उसको हम एब्सोल्यूट करते हैं, और उसी से मिलती जुलती अदर सिस्टेमिक अगर कोई उसमें आती हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो उसको हम रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एक्टिव जॉइंट इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन और सेप्सिस, क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, न्यूरोपैथिक ऑफ हिप जॉइंट हो सकती है, एंड सिवियर पैरालिसिस ऑफ द मसल सराउंडिंग द जॉइंट। कॉन्टिन्यू कॉन्ट्राइंडिकेशन हिप डिस्प्लेजिया, बोन ट्यूमर हो सकता है, इंस्टेबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट, जॉइंट स्टिफनेस, एस्टिबुलर डिस्पेसिया भी हो सकता है। मींस एस्टिबुलम के गिर जो होता है ना, डिस्पेसिया हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर एंड लूज शोल्डर हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है इसमें, मींस शोल्डर फ्रीज हो जाता है या फिर लूज शोल्डर डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं, ये शोल्डर ओस्टियोप्लास्टी में होते हैं। फेलियर ऑफ ओस्टियोप्लास्टी हम
हर ज्वाइंट मींस जो हमारे मेजर ज्वाइंट्स हैं ना, मेजर ज्वाइंट्स उनमें हम ओस्टियोप्लास्टी करते हैं। मींस उसमें है नी ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट है एंड शोल्डर ज्वाइंट है, इनकी ज्यादा कॉमन है। ठीक है, फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और ज्वाइंट रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स एब्सोल्यूट हो गई। एंड देन इंडी रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसमें क्या क्या होती हैं? रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो होती हैं उसमें क्या मीन्स हमारे दूसरे जो सिस्टम्स हैं, ओस्टियोप्लास्टी हुई है एक पेशेंट की, ठीक है, उसमें पहली तो सिम्टम्स ये आएंगी कि पेशेंट को क्या होगा, इन्फेक्शन वगैरह होगा, ठीक है। देन उसकी, ठीक है, एक्टिव जॉइंट इन्फेक्शन हो सकता है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन, सेप्सिस, ये सारी चीजें उसको हो सकती हैं। अब रिलेटिव मतलब साथ वाले जो सिस्टेमिक हमारे प्रोसीजर वो सिस्टम पे क्या उसका इफेक्ट होता है। रिलेटिव में क्या होता है, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन हो सकता है सच एज ब्लैडर और स्किन का हो सकता है अगर हिप की हमने की है, ठीक है। इनसफिशिएंट फंक्शन ऑफ द ग्लूटियस मीडियस मसल हो सकते हैं, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, इनसफिशिएंट फिमोरल और स्टिबुलर बोन स्टॉक एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव बोन डिजीज भी हो सकती है इसमें। And then types of arthroplasty. What are the types of arthroplasty? इसमें भी it may be two types, दो तरह की हो सकती है। एक तो रिप्लेसमेंट आर्थ्रोप्लास्टी हो सकती है एंड देन नेक्स्ट इज एक्सियन आर्थ्रोप्लास्टी। ठीक है, रिप्लेसमेंट आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब ये है कि अगर आपने ज्वाइंट ही टोटल चेंज की है, तो ज्वाइंट टोटल अगर चेंज की है तो उसमें भी हमारी दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है टोटल ही टोटल ज्वाइंट आर्थ्रोप्लास्टी एंड देन हेमी रिप्लेसमेंट। मतलब हेमी ये कि जो हमारी ज्वाइंट की सर्फेसिस है ना, जो हमारी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस है, उसमें से किसी एक सर्फेस का अगर हमने चेंज किया है तो उसे हेमी रिप्लेसमेंट कहते हैं। अगर दोनों ज्वाइंट की सर्फेसिस चेंज की हैं तो उनको क्या कहते हैं, टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। ये है टोटल टाइप्स ऑफ आर्थ्रोप्लास्टी में दो टाइप्स होती हैं। रिप्लेसमेंट, एक दफा दोबारा मैं बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ आर्थ्रोप्लास्टी में होती है दो टाइप्स, रिप्लेसमेंट आर्थ्रोप्लास्टी एंड देन इज एक्सियन आर्थ्रोप्लास्टी। ठीक है, रिप्लेसमेंट की फर्दर दो टाइप्स हैं। हेमी रिप्लेसमेंट के अगर जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस की कोई एक सरफेस आपने चेंज की है, ठीक है, तो हेमी रिप्लेसमेंट एंड टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट इज द in this type both of the opposed articulating surfaces are removed and replaced by prosthetic compounds. Then is axial arthroplasty. उसकी दो हो गई, हेमी एंड टोटल, एंड देन इज एक्सियन आर्थ्रोप्लास्टी। एक्सियन आर्थ्रोप्लास्टी में क्या होता है कि हिप की रगड़ाई, सॉरी, एक्सियन आर्थ्रोप्लास्टी में क्या होता है कि बोन की रगड़ाई की जाती है, बोन को उसके मुताबिक डाल दिया जाता है ताकि उसमें बोन में गैप क्रिएट हो जाए और बोन में मूवमेंट जो है वो इजिली हो जाए, ठीक है, पेनफुल ना हो। इन दिस टाइप वन और बोथ ऑफ द आर्टिकुलर एंड्स आर एक्साइज्ड, उनको एक्साइज किया जाता है सो दैट द गैप इज क्रिएटेड बिटवीन देम। दिस गैप फिल्स विद द फिब्रस टिश्यू, फिब्रस टिश्यू से इस गैप को हम क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। प्रोस्थेसिस इन आर्थ्रोप्लास्टी, आर्थ्रोप्लास्टी में क्या क्या प्रोस्थेसिस मतलब क्या क्या मटेरियल हम यूज करते हैं, ठीक है। जॉइंट रिप्लेसमेंट इज ए प्रोसीजर वेयर बाय वन और बोथ कंपोनेंट फॉर्मिंग ए जॉइंट आर रिप्लेस्ड विद आर्टिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस आर मेड, मतलब जो हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसीजर को प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस आर मेड अप ऑफ स्पेशल मेटल अलॉय, स्पेशल मेटल अलॉय से भी बना हुआ हो सकता है एंड स्पेशल हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन से भी। टू टाइप्स ऑफ प्रोस्थेसिस आर यूज्ड, ऑस्टन मोड प्रोस्थेसिस एंड थॉमस प्रोस्थेसिस। दे आर कॉमनली यूज्ड इन हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में जो मोस्टली दो यूज होते हैं, या आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि हिप जॉइंट में कौन से दो प्रोस्थेसिस यूज होते हैं, ऑस्टन मोड प्रोस्थेसिस होते हैं एंड थॉमस प्रोस्थेसिस। देन इज बोन सीमेंट, बोन सीमेंट भी प्रोस्थेसिस की ही एक टाइप है, ठीक है। बोन सीमेंट इज ए मिथाइल मेथा क्राइलेट कंपाउंड होता है ये, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा, बल्कि आ भी सकता है, क्योंकि ये जो होता है सीमेंटेड की टाइप्स अक्सर मैंने देखा है कि ये पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इन स्लाइड्स को आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना। बोन सीमेंट इज ए मिथाइल मेथाक्राइलेट कंपाउंड। सीमेंट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट इन हिप जॉइंट। इट कैन बी टू टाइप्स, ये दो तरह की हो सकती है। सीमेंटेड हिप, in the cemented hip the acetabular as well as femoral compound are fixed with the help of the bone cement। bone cement के साथ इनको लगाया जाता है, ठीक हो गया।
सीमेंटेड हिप आर्थ्रोप्लास्टी यूज्ड इन एल्डरली पेशेंट, ये हम ज्यादा एल्डरली पेशेंट में यूज करते हैं विद एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 to 15 years as the stability of the prosthesis is achieved within 15 minutes of surgery. नॉन सीमेंटेड हिप, नॉन सीमेंटेड जो प्रोसीजर है उसमें क्या है, इज ए रिसेंट डेवलपमेंट, ये हम पहले यूज, जो एडवांस्ड है बेटा वो सीमेंटेड है, नॉन सीमेंटेड जो है ये पहले यूज किया जाता था, ठीक है, इज ए रिसेंट डेवलपमेंट इन विच बोन सीमेंट is not used to fix the components of the hip joint, ठीक है, आजकल ज्यादा इसी को ही यूज किया जाता है नॉन सीमेंटेड को. नॉन सीमेंटेड हिप इज यूज इन यंगर पीपल, यंगर पीपल में ये ज्यादा यूज होता है और वो ओल्डर पीपल में होता है, ठीक हो गया. ये उन्होंने उसकी पिक्चर दी हुई है, इसमें देखें कि दोनों को सीमेंटेड प्रोसीजर से वो किया गया है, नेक ऑफ फीमर एंड एसिटिबुलम को, ठीक हो गया. ऑपरेटिव अप्रोचेस, कौन कौन सी ऑपरेटिव अप्रोचेस है जिसमें इसको हम यूज करते हैं. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, स्टैंडर्डाइज्ड सर्जिकल अप्रोचेस, मिनिमल इन्वेसिव अप्रोचेस. स्टैंडर्डाइज्ड सर्जिकल अप्रोचेस, इट कैन बी 3 टाइप, posterior lateral approach, direct lateral approach and anterior lateral. क्योंकि ये जो फीमर का हेड है ये कैसे लगा होता है, पोस्टीरियर लेटरल भी होता है, लेटरल पे भी, और देन इंटीरियर लेटरल, ठीक है. मिनिमली इन्वेसिव अप्रोचेस, इट कैन बी 2 टाइप्स, सिंगल इंसिजन अप्रोच एंड 2 इंसिजन अप्रोच. इन दिस अप्रोच द लेंथ ऑफ द इंसिजन इज लेस देन 10 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द अप्रोच एंड द ऑफ द पेशेंट. लोकेशन ऑफ द पेशेंट ऑन अप्रोच पे हमने देखना है कि हमने इंसिजन कितनी देनी है, ठीक है. स्टैंडर्ड सर्जिकल अप्रोच, पोस्टीरियर लेटरल अप्रोच, स्टैंडर्ड सर्जिकल अप्रोच. स्टैंडर्ड सर्जिकल अप्रोच क्या है, पोस्टीरियर लेटरल अप्रोच. दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड अप्रोच फॉर टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी. इसको सबसे ज्यादा हम हिप आर्थ्रोप्लास्टी में यूज करते हैं. इन दिस अप्रोच द ग्लूटियस मैक्सिमस इज स्प्लिट इन लाइन विद द मसल फाइबर. इसकी अप्रोच हम जो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है वो कहां से, ग्लूटियस मैक्सिमस की लाइन से हम लेते हैं, ठीक है. एंड इन दिस अप्रोच आफ्टर टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव मोशन ऑफ द हिप जॉइंट इन हिप फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट मूवमेंट इज अवॉइड. इसमें हम जो होते हैं ना मतलब हिप की फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, इसको थोड़ी देर हम रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, ठीक है. डायरेक्ट लेटरल अप्रोच, इन दिस अप्रोच requires longitudinal division of the tensor fascia lata, 1/2 of the gluteus medius. इसमें ये मसल्स इन्वॉल्वमेंट होंगे, जस्ट आपने यही देख लेना है. एंड longitudinal splitting the vastus medius. In this approach, disruption of the abductor mechanism is associated with post-operative weakness and gait abnormalities. In direct lateral approach, the positive Trendelenburg sign is प्रेजेंट. ट्रेंडलेनबर्ग साइंस मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था पेल्विक टिल्ट में. मतलब उसमें हम क्या यूज, उसमें हम ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट जो है वो एब्डक्टर्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है. एब्डक्टर्स की एफिशिएंसी चेक करने के लिए कि मतलब एब्डक्टर मसल्स जो है हमारे वीकेंड हैं या ठीक हैं, उसको चेक करने के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं वो क्या है, ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट, ठीक है. देन इंटीरियर लेटरल अप्रोच. इंटीरियर लेटरल अप्रोच अब क्या है, ठीक है. इन एडिशन टू द ग्लूटियस मीडियस सॉफ्ट टिश्यू डिस्टर्ब इंक्लूडिंग ग्लूटियस मीनियस, टेंसर फेशियल लैटा, इलियोसॉस, रेक्टस फेमोरस एंड वास्टर लेटरलिस, ये सारे मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. एज वेल एज द इंटीरियर कैप्सूल इज डिसरप्टेड. इंटीरियर कैप्सूल भी इसमें क्या होता है, डिसरप्टेड होते हैं. अब हो गई कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस मींस टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी के वो थे प्रोसीजर्स, जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो ये हैं ऑपरेटिव प्रोसीजर्स. टोटल इसके आर्थ्रोप्लास्टी के प्रोसीजर्स हैं, ठीक है. देन इज द कॉम्प्लिकेशन मींस अगर किसी पेशेंट की आर्थ्रोप्लास्टी हुई है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगी, ठीक है, कि मतलब क्या क्या चीज बाद में पेशेंट को हो सकती है जिसका हमने बैक साइड पे ट्रीटमेंट मेजर रखना है, ठीक है. साइड बाय साइड इसके हमने ट्रीटमेंट मेजर रखना है. तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं. डीप वेनस थ्रोम्बोसिस. डीप वेनस थ्रोम्बोसिस बेसिकली क्या होता है कि कोई क्लॉट बन जाना डीप वेन में, ठीक है, उसको कहते हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस. डीप वेन थ्रोम्बोसिस दिस अकर्स ड्यू टू intervalent manipulation of the thigh during surgery.
थाई की जो मैनिपुलेशन होती है उसी की वजह से ही डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होने के चांस होते हैं, वीनस स्टेसिस इन द लिम्ब ड्यू टू इमोबिलिटी, इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। मतलब किसी भी पेशेंट की अगर आर्थ्रोप्लास्टी हुई है तो उसमें इन्फेक्शन होने के 50% चांस हो सकते हैं। तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जैसे ही एक पेशेंट की आर्थ्रोप्लास्टी होती है तो फौरन ही एंटीबायोटिक्स देना स्टार्ट कर देता है, उसका कवर देते हैं एंटीबायोटिक का, ताकि पेशेंट में इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े कम हो जाए। दिस इज द मोस्ट सीरियस ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशन। सबसे ज्यादा जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो इन्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से फिर सेप्सिस होने का चांस हो जाता है। तो इस वजह से इन्फेक्शन को हम सबसे पहले रोकते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो और पेशेंट जल्दी हील हो जाए। इन्फेक्शन बेसिकली जो हीलिंग का प्रोसीजर है उसको भी डिले कर देता है, और इन्फेक्शन की वजह से जो होता है ना, पेशेंट में पेनफुल कंडीशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सारी कंडीशंस को अगर आपने कवर अप करना है तो इन्फेक्शन नहीं होने देना, और इन्फेक्शन ना होने देने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा अगर एंटीबायोटिक का कवर दिया है तो इन्फेक्शन पेशेंट्स में होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। नर्व पाल्सीज ये भी इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। मींस अगर किसी नर्व पे ड्यूरिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर किसी भी नर्व पे अगर दबाव आ जाता है तो उसमें उस कंडीशन को क्या कहते हैं, नर्व पाल्सिस। इसमें मोस्ट जो नर्व वल्नरेबल होती है वो क्या है, शेटिंग नर्व इज द मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड। ठीक है, वस्कुलर इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई नर्व अगर दब जाती है तो उसकी वजह से कंप्रेशन हो जाता है, उस पर नर्व पाल्सी होने का चांस होता है। इसी तरह वस्कुलर इंजरी, मतलब कोई वेजल अगर दब जाती है तो वस्कुलर इंजरी होती है। दिस इज अनकॉमन ये बहुत ही कम होती है, बट कैन अकर मेनली ड्यू टू टेक्निकल रीजन की वजह से होती है। फ्रैक्चर होने के चांस हो सकते हैं। दीज में अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ द प्रोस्थेसिस। डिसलोकेशन होने के होते हैं चांसेस, डिसलोकेशन भी हो सकती है। दिस इज प्राइमरीली ड्यू टू मेल पोजिशन ऑफ लिम्ब ड्यूरिंग अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। हिट्रोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन हो सकती है इसमें, मींस इसकी कॉम्प्लिकेशन में हिट्रोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन होने के भी चांसेस है। ठीक है, मतलब बोन स्पर्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं, साइड से इरेगुलर बोन बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिट्रोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन। न्यू बोन फॉर्मेशन अराउंड द कंपोनेंट अकर इन some cases such as ankylosing spondylitis and results in decreased range of joint movements. ये हो गई हमारी कॉम्प्लिकेशंस इन आर्थ्रोप्लास्टी। नाउ इज द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, मतलब हमारी जो बायोमैकेनिक्स का रोल है आर्थ्रोप्लास्टी में वो क्या क्या है। ठीक है, टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी का सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी हुई है। ठीक है, उसमें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या हम देंगे पेशेंट को। ठीक है, गोल्स इसके क्या क्या हैं, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के क्या क्या गोल्स हैं। ठीक है, ए पेन फ्री हिप जॉइंट। सबसे पहले जो है हिप जॉइंट को आपने क्या करना है, पेन फ्री रेंज में रखना है। मींस जब भी टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी हुई है तो मोस्ट स्टेबल पोजीशन में आपने हिप जॉइंट को रखना है ताकि पेशेंट पे पेन ना हो। ठीक है, पेन की वजह से इन्फेक्शन होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन होने के भी। स्टेबल जॉइंट फॉर लोअर एक्सट्रीमिटी वेट बेरिंग एंड फंक्शन एम्बुलेशन। एडिक्वेट रेंज ऑफ मोशन फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज। स्ट्रेंथ ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज। इन सारी चीजों को आपने मैनेज करने हैं। स्टेबल ज्वाइंट फॉर लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए स्टेबल ज्वाइंट आपने वो करना है। वेट बेरिंग एंड फंक्शन एम्बुलेशन एंड वेट बेरिंग के लिए क्या, ज्वाइंट का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ये मैयर्स आपने देखते हैं, एडिक्वेट रेंज ऑफ मोशन फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज। रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर होनी चाहिए फंक्शनल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। एंड स्ट्रेंथ ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ द फंक्शनल एक्टिविटीज, मींस आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस लोअर एक्सट्रीमिटी की प्री ऑपरेटिव ही स्टार्ट करवा देनी है ताकि बाद में पोस्ट ऑपरेटिव में फिर आप ये जो मसल्स हैं अगर स्ट्रेंथन होंगे, हमारे क्वाड्स हो गए और हिप के जितने भी मसल्स हैं ये स्ट्रेंथन अगर होंगे, फ्लेक्सर्स क्वाड्स ये सारे मसल्स, क्वाड्स जो हैं एक्सटेंसर्स हैं और
इसमें जो है जो मैक्सिमम मूवमेंट होती है वो हमारे क्वाड्स के मसल्स पे होती है, तो इसलिए इनको स्ट्रेंथन करना प्री ऑपरेटिव में आर्थ्रोप्लास्टी से पहले बहुत जरूरी है, ताकि बाद में पेशेंट में क्या होता है कि रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम हो, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन कम ना हो, मींस रेंज ऑफ मोशन अच्छी हो पेशेंट में। अब प्री ऑपरेटिव में सबसे पहला जो फिजियोथेरेपी मेजरमेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या करना है, आपने इवेल्युएशन करनी है पेशेंट की सबसे पहले, पेन, कि पेशेंट को पेन कितना है, ठीक है, मींस प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले पेशेंट को कितना पेन है, कि उसकी बोन रगड़ खाती है। फॉर एग्जांपल एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, वो आपके पास आता है कि मुझे ये पेन है, ठीक है, और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का कहा है, तो आप उसकी पहले प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन करोगे कि उसमें पेन कितना है, उसकी डिफॉर्मिटी कितनी है, कि मतलब वो घुटने की है या हिप की है, तो पेशेंट चलने फिरने के काबिल है, पहले उसका वैस होता है, वीएल एनालॉग स्केल, ये हम यूज करते हैं पेन एंड डिफॉर्मिटी के लिए, ठीक है। तो पेन आपने देखना है वीएल एनालॉग स्केल से, कि पेशेंट उठा है, चलना स्टार्ट किया है, कितना पेन हुआ है, किस रेंज में पेन हुआ है, तो सबसे पहले पेन की आप असेसमेंट करते हैं, देन डिफॉर्मिटी की असेसमेंट करते हैं कि वो चल भी सकता है या बेड रिडन है, फिर आप रेंज ऑफ मोशन उसकी चेक करते हैं, हर ज्वाइंट की, नीज की, हिप की, सारे ज्वाइंट्स की, तो रेंज ऑफ मोशन आप लोअर एक्सट्रीमिटी की चेक करोगे, फिर आप देखोगे कि मसल पावर कितनी है, मींस उसके आप देखोगे कि हैमस्ट्रिंग जो हिप फ्लेक्सर्स हैं और क्वाड्स जो कि हिप एक्सटेंसर्स हैं, इनकी आप देखोगे कि उनमें मूवमेंट कितनी है, मींस मसल पावर वो कितनी मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आप देखोगे मसल एट्रोफी, कि कोई मसल जो है उसकी एट्रोफी तो नहीं हुई भी, वो वीक तो नहीं हुआ हुआ, कि जितनी मसल की बेलीज है वो प्रॉपर है, या किसी मसल में कोई एट्रोफी हुई भी हो, कि मसल बेली कम हुई भी हो। देन आप पेशेंट की एम्बुलेशन और गेट चेक करोगे कि पेशेंट चलता किस तरह से है, ठीक है। प्री ऑपरेटिव पेशेंट एजुकेशन, फिर आप पेशेंट को सिखाओगे, इट शुड बी टॉट ऑन दी साउंड लिप फॉर इजी ग्रेस्प, फिर जो पेशेंट का सही वाली टांग है ना, आप उस पे पेशेंट को सिखाओगे कि आपने चलना कैसे है, मींस आपका ऑपरेट है, ठीक है, उसमें मैंने आप मेरे पास इतने दिन आओगे, मैं आपको ये एक्सरसाइजेस करवाऊंगा, फिर उसके बाद उस पेशेंट को आप सिखाओगे कि आपने चलना कैसे है, और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग उसमें करवाओगे, ठीक है। प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी, प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी में आप अब एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करवाते हो, वो तो हमारा एक मेन मोटो था जो आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। अब क्या है जी, आप एक्सरसाइजेस प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी में आप लोगों ने क्या क्या एक्सरसाइज करवानी होती है, ठीक है। डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, चेस्ट फिजियो, जिसको हम कहते हैं चेस्ट फिजियो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले पेशेंट को क्या सिखाना है, डीप ब्रीथिंग सिखानी है एंड कफिंग सिखानी है, ताकि पेशेंट स्ट्रेसफुल कंडीशन में ना जाए, ठीक है। देन आपने पेशेंट को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन्ड आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन उसकी करवानी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन्ड आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ये स्ट्रेंथनिंग की एक टाइप है, ठीक है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग की दो टाइप्स होती हैं, जो कि आप लोगों ने काइनेजोलॉजी में पहले ये सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक। सबसे पहले आपने पेशेंट्स की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवानी है, क्यों, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव जब पेशेंट को लेके आते हैं तो वो बेड रिडन होता है और बेड पे ही होता है पेशेंट, इसलिए आप उसकी आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करवाते हो स्ट्रेंथनिंग विदाउट मूविंग द लिम्ब। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आइसोमेट्रिक कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल विदाउट मूवमेंट ऑफ लिम्ब। तो आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की ट्रेनिंग प्री ऑपरेटिव में ही करवाना स्टार्ट कर दोगे पेशेंट को, ठीक है। देन गाइडेंस ऑफ आरओएम एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, फिर आप उसको आइसोटोनिक की भी दोगे, मींस सबसे पहले तो आपने आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस उसको करवाई, फिर आप उसकी रेंज ऑफ मोशन की गाइडेंस उसे दोगे कि ये देखें इतनी रेंज ऑफ मोशन आपको चाहिए, तो ये आपने पोस्ट ऑपरेटिव में फिर आपकी ये गेन हो जाएगी, अभी आपकी ये है और पोस्ट ऑपरेटिव में आपके हमने ये गेन करनी है। फिर आप उसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाओगे, देन रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाओगे, मींस फिजियोथेरेपिस्ट उसको रेजिस्टेंस देगा और पेशेंट वो एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा। टू टीच प्रॉपर लिम्ब पोजिशनिंग, लिम्ब की जो प्रॉपर एक पोजिशनिंग होती है वो पेशेंट को आप टीच करोगे। टू टीच अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ ट्रांसफर, कि एक जगह से वेट को दूसरी जगह आपने कैसे ट्रांसफर करना है, मींस लिम्ब वेट को, जैसे बेड पे पेशेंट बेड रिडन है, लेटा हुआ है, तो उसने अपने लिम्ब्स उठा के पहले नीचे रखने हैं, पहले एक टांग साइड पे उठा के करनी है, फिर दूसरी टांग को हिलाना है, फिर नीचे बेड पे लेके जाना है, फिर जमीन पे रखने हैं, ठीक है। तो ये जो वेट ट्रांसफर है ना, ये आपने
पेशेंट को सिखाना है, ठीक है। टू मेंटली प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द पेनफुल एक्टिव स्टेज ऑफ अहेड, अगली जो उसकी स्टेज आनी है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना है आपने पेशेंट को, ठीक है। देन इज पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, अब है फिजियोथेरेपी की जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या क्या है, ठीक है। डे 1 पे आपने क्या क्या करवाना है, जब पेशेंट को लेके आए हैं तो 2 to 3 आवर्स के बाद फिजियोथेरेपिस्ट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जो जितने भी अच्छे सेटअप्स हैं, ठीक है, वहां पे 2 to 3 आवर्स के बाद फिजियोथेरेपिस्ट को परफॉर्म कर दिया जाता है कि ये सर्जिकल पेशेंट है, ठीक है, इस वार्ड में है तो उसकी इंडोर फिजियोथेरेपी है, ठीक है। देन फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या क्या करवाना होता है, डे 1 पे चेस्ट फिजियो करवानी होती है सबसे पहले। उसमें चेस्ट फिजियो में बेटा आप क्या करवाओगे, डीप ब्रीथिंग करवाओगे एंड देन एक्सरसाइजेज उसको बताओगे कि आपने कौन कौन सी कफिंग एंड चेस्ट फिजियो में आप क्या क्या करवाओगे, चेस्ट फिजियो में आप शेकिंग, वाइब्रेशन, ठीक है, परकशन, ये आप करवाओगे एक्सरसाइजेस। देन विगरस टो एंड एंकल मूवमेंट्स, मीन एंकल मूवमेंट्स आपने करवाना स्टार्ट करनी है, उसको एंकल पंपिंग आप बताओगे पेशेंट को। एंड देन आप जाओगे आइसोमेट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रिसेप्स, जो कि मैंने आपको पहले पहले बताया है कि प्री ऑप में आप क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग करवा लोगे ताकि क्वाड्रिसेप मसल्स फौरन ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, तो इस वजह से हम क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। डे 1 पे जो आपने एक मोटो फॉलो करना है वो है चेस्ट फिजियो, विगरस टो एंड एंकल मूवमेंट्स एंड आइसोमेट्रिक टू क्वाड्रिसेप्स। डे 2 पे आपने क्या करना है, डे 2 पे आपने करना है सिटिंग अप बाय ग्रेजुअली रेजिंग द बैक रेस्ट, पेशेंट को उठाना है, उसकी बैक को रेज करना है और पीछे कोई पिलो वगैरह रख देना है ताकि वो उसको सपोर्ट मिल जाए। फिर पेशेंट का बेड ट्रांसफर उसको सिखाना है। देन पेशेंट को सिखाना है आपने स्टैंडिंग वॉकिंग विद पार्शियल वेट बेयरिंग, मींस वहां पे आपके पास वार्ड में जो है क्रचेस भी होते हैं अवेलेबल, ठीक है, एंड स्टिक्स भी होती हैं, तो आपने पेशेंट को स्टिक के साथ या क्रचेस के साथ, जो भी मतलब वॉकिंग एड थेरेपी है उसके साथ आपने पेशेंट को वेट बेयरिंग सिखानी है। और टो डाउन वेट बेयरिंग विद ए वॉकर, वॉकर के साथ ये आपने पेशेंट को टीच करना है। डे 3 to डे 7, तीसरे दिन से 7वें दिन तक आपने क्या क्या करवाना है पेशेंट को, ठीक है, 3rd डे से 7th डे तक। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस टू ग्लूटियस मैक्सिमस, अब आपने क्वाड्रिसेप्स के बाद ग्लूटियस की, ग्लूटियाई जो क्या होते हैं हिप एक्सटेंसर्स, इनकी आपने कराना स्टार्ट कर देनी है एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक टू ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनस, ठीक है, इनकी करवाएंगे आप। असिस्टेड हिप फ्लेक्शन, हील ड्रैग एंड हिप एबडक्शन इनिशियल प्रोन लाइन में, और थॉमस स्ट्रेच देंगे पेशेंट को। थॉमस स्ट्रेच जो हम करते हैं इसके लिए हिप के बैक मसल्स के लिए, ठीक है। एंड देन सॉस, अच्छा, देन रिलैक्स पैसिव हिप मूवमेंट, रिलैक्स पैसिव हिप मूवमेंट पेशेंट को आप करवाएंगे। ये तो हो गया आपका 3 to 7 डे, मींस 1 वीक कंप्लीट हो गया पेशेंट की फिजियोथेरेपी। देन वीक 2 पे आप क्या करवाएंगे पेशेंट में, एक्टिव हिप फ्लेक्शन, नी एक्सटेंशन, बेड साइड सिटिंग, बेड के साइड पे पेशेंट को बैठना सिखाएंगे, और चेयर सिटिंग विद बैक रेस्ट। बैक रेस्ट मतलब बैक के पीछे कोई आप सपोर्ट दे देंगे और पेशेंट को चेयर पे अपना वेट ट्रांसफर करके चेयर पे, व्हील चेयर पे बैठना सिखाएंगे, ठीक है। वीक 3 पे आप क्या कराएंगे, वीक 3 पे पार्शियल वेट बेयरिंग करवाएंगे, वॉकिंग ऑन क्रचेस, क्रचेस पे वॉकिंग स्टार्ट करवा देंगे विद फ्री स्विंगिंग ऑफ द ऑपरेटेड लेग। फ्री स्विंगिंग ऑफ द ऑपरेटेड लेग्स मींस जो उसकी ठीक लेग है ना, जो ऑपरेटेड लेग है, ठीक है, ठीक लेग को तो वो सही से उठाएगा, मतलब आपने पेशेंट को क्रच देना है, चाहे वो एक्सिलरी क्रच हो या कोई भी क्रच हो, एल्बो हो, एक्सिलरी हो, जो उसको मोस्ट सूटेबल हो। पेशेंट की आप कंडीशन देखेंगे, उसके मुताबिक उसको क्रच प्रोवाइड करेंगे, और देन उस क्रच के साथ ही पेशेंट को मूवमेंट सिखाएंगे, ठीक है। पेशेंट सबसे पहले अपना साउंड लिम्ब रखेगा, फिर उसके बाद हल्का सा स्विंग करके कौन सा रखेगा, दूसरा ऑपरेटेड लेग, ठीक है। वीक 4 पे आप क्या करेंगे, पेडोसाइकिल और स्टैटिक बाइसाइकिल, पॉसिबल फ्री आरओएम, स्टेयर क्लाइंबिंग गोइंग अप विद द गुड लेग फर्स्ट, स्टेयर क्लाइंबिंग उसको सिखाएंगे, कमिंग डाउन विद द ऑपरेटेड लेग फर्स्ट, इनिशियल लेग रोटेशन इन स्पाइन एंड प्रोग्रेस टू अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मींस पेडोसाइकिल और स्टैटिक बाइसाइकिल उसको आप देंगे पॉसिबल फ्री आरओएम के लिए। देन स्टेयर क्लाइंबिंग गोइंग अप विद दी, जो साउंड लिम्ब है उसको पहले रखेंगे और ऑपरेटेड को स्विंग करके बाद में।
जब नीचे की तरफ आएंगे तो ऑपरेटेड को पहले लेके आएंगे, ठीक है। इनिशियल लेग रोटेशन इन स्पाइन एंड देन प्रोग्रेस टू अगेंस्ट ग्रेविटी एंड अगेंस्ट रेजिस्टेंस। वीक 5 टू वीक 6, 5 से जो 6 वीक होगा इसमें आप क्या करवाएंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज हिप एबडक्शन, हिप एबडक्शन को इंक्रीज करेंगे एंड रोटेशन इन स्पाइन एंड बेड साइड सिटिंग। बेड साइड सिटिंग को ये सारी आप उसे पेशेंट को इस सारे के बारे में आप नो हाउ देंगे कि आपने बेड साइड सिटिंग कैसे करनी है और इंडिपेंडेंसी देंगे पेशेंट को। प्रिकॉशन, अब इस सारे प्रोसीजर में आपने कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपने प्रिकॉशन करनी है, ठीक है। अवॉइड अर्ली इनिशिएशन ऑफ हिप एबडक्शन, हिप एबडक्शन की अर्ली वक्त से पहले हिप एबडक्शन नहीं स्टार्ट करवा देनी। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये हिप जॉइंट है ना, इसकी डिसलोकेशन ना हो। अवॉइड करने के लिए हिप डिसलोकेशन को आप अर्ली हिप एबडक्शन को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, और रोटेशन को भी इवन। ट्रांसफर टू द साउंड साइड फ्रॉम बेड टू चेयर और चेयर टू बेड। साउंड साइड्स मीन बेड से चेयर और चेयर से बेड। जो एक मोटो है आपने उसको फॉलो करने हैं, वक्त से पहले नहीं करवाना, ठीक है। डू नॉट क्रॉस द लेग्स, लेग क्रॉस नहीं करने देनी पेशेंट को। कीप द नीज स्लाइटली लोअर देन हिप्स व्हेन सिटिंग, जब बैठे हो तो नीज को थोड़ा नीचे रखने हैं देन हिप्स, हिप्स से, ठीक है, ऊपर नहीं रखना नीज को। मीन्स क्रॉस लेग्स या कोई भी ऐसी पोजीशन जिसमें नीज ऊपर हो रहे हो और हिप नीचे हो रही हो, ऐसी पोजीशन नहीं बनानी, ठीक है। थोड़ी हाई चेयर पे पेशेंट को बिठाना है और विद सपोर्ट बिठाना है, बैक सपोर्ट। इफ द बेड एट होम, अवॉइड सिटिंग इन लो एंड सॉफ्ट चेयर्स। सॉफ्ट चेयर्स और लो चेयर्स हो और सॉफ्ट चेयर्स, उन पे आपने अवॉइड करना है पेशेंट को बिठाने से, ठीक है। इफ द बेड एट द होम इज लो, रेज इट ऑन ब्लॉक्स, ठीक है। बेड अगर नीचे है मीन्स के बेड फ्लैट बेड है, ठीक है, और नीचे है झुका हुआ बेड है, मतलब ये कि बेड के जो हाइट है ना जमीन से वो कम है। ऐसे काफी बेड होते हैं जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है, कुछ बेड होते हैं जिनकी ज्यादा होती है। तो आपने क्या दे देना है, ब्लॉक्स मीन ईंटें दे देनी है बेड के नीचे, ताकि उसकी थोड़ी हाइट हो जाए और पेशेंट कंफर्टेबल होके ऊपर बैठे, फिर अपनी टांगे अपना वेट ट्रांसफर करे, और फिर उसके बाद पेशेंट को पीछे तकिए रख के आप देंगे और कंफर्टेबल पोजीशन में पेशेंट को लिटाएंगे या बिठाएंगे, ठीक है। यूज ए रेस्ड टॉयलेट सीट, मीन पेशेंट्स ने कुछ अरसे तक कम से कम 3 months तक कमोड यूज करना है। अवॉइड बेंडिंग द ट्रंक ओवर द लेग्स व्हेन राइजिंग फ्रॉम और सिटिंग डाउन इन अ चेयर और ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग। Avoid standing activities that involves rotating the body towards the operated extremity. Avoid standing activities that involves rotating the body towards the operated extremity. मतलब ऐसी कोई भी मूवमेंट कि आप खड़े हो और हिप पे रोटेशन हो, वो आपने नहीं करवाने देनी पेशेंट को। पेशेंट को ये समझाना है कि आपने कोई भी इस तरह की फंक्शनल एक्टिविटी या मूवमेंट नहीं करनी जिसमें आपकी इफेक्टेड लिम्ब पे या ऑपरेटेड लिम्ब पे रोटेशन हो रही हो, ठीक है। ऑलवेज यूज पिलो बिटवीन द लेग्स इन रेस्टिंग, सिटिंग, व्हाइल टर्निंग इन बेड एंड ड्यूरिंग ट्रांसफर्स। मतलब बॉडी वेट ट्रांसफर करते हुए दोनों लेग्स के दरमियान में क्या करना है, सपोर्ट के लिए पिलो रखने हैं। अवॉइड एसएलआर, स्ट्रेट लेग रेजिंग नहीं करनी, और हिप एबडक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं करनी पेशेंट ने, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो पेशेंट को आपने रोकनी है कि ये कम से कम 3 months तक पेशेंट ने नहीं करनी, अदरवाइज पेशेंट में डिसलोकेशन होने के भी चांस हो सकते हैं और ऑपरेटिव कंडीशन जो है वो बिगड़ने के भी चांस हो सकते हैं, इवन इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस वो हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को गाइड करता है कि आपने इस सारे ड्यूरेशन में ये सारा आपने नहीं करना, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आता, कोई बात नहीं आप लोगों को आती, तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जूम क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफिज।